Powered by Aura Greens. Sponsored by The Brainwaves. Co-sponsored by Mudgal Consultants and Retrend Collection. वर्तमान समय में मेडिकल व इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की पहली पसंद आईआईटी, एम्स और आईआईएससी जैसे सर्वोत्तम इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की होती है। लेकिन नीट व जेईई में अच्छी रैंक लेकर आना किसी चुनौती से कम नहीं होता। अच्छी गाइडेंस और सावधानीपूर्वक की गई तैयारियों से इन एग्ज़ाम्स में अच्छी रैंक लाई जा सकती है। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे, जिसके लिए आज के हमारे गेस्ट फाउंडर एंड सीईओ प्रोटॉन एजुकेशन मिस्टर आरपी राठौड़ आज हमारे बीच मौजूद हैं, जो पिछले काफ़ी समय से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मुदगल शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपने सुना अभी कि आज जो हमारे बीच जो गेस्ट हैं वो कोटा में काफ़ी समय देने के बाद, काफ़ी बच्चों को शिक्षित करने के बाद मुरादाबाद में एक अपना सेंटर लाए हैं, तो जिसका नाम है प्रोटॉन। तो स्वागत करते हैं मिस्टर आरपी राठौड़ जी का अपने शो पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शो पर। थैंक यू। सर, जैसा हमारा ये शो है, ये मुदगल शो एक टॉक शो है और इसमें हम अपनी चीज़ों में ऐसी वार्तालाप करते हैं जो हमारी ऑडियंस को और बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हो पाएँ आप जैसे ज्ञानवान लोगों के द्वारा। तो सर, जैसे सबसे पहले तो हमारा जो क्वेश्चन है हमारी ऑडियंस की तरफ से वो ये है कि आप जैसे कोटा पे काफ़ी सारा समय आपने दिया, सारे बच्चों को पढ़ाया भी, और उसके साथ साथ आप मुरादाबाद से तो बिलोंग करते नहीं, मतलब आपने जैसे बताया कि आप जबलपुर एमपी से बिलोंग करते हैं। तो सर, वो मुरादाबाद तक का क्या रीज़न है? मतलब कि मैंने ये देखा कि काफ़ी सारे जने जो बाहर से पढ़ाई करते हैं या बाहर रहते हैं या बाहर किसी सिटी के हैं, लेकिन किसी ना किसी एंगल से मुरादाबाद में आके कोचिंग सेंटर को डेवलप कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है सर? यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है या कमी बहुत है? नहीं, पोटेंशियल तो है, उसकी में कोई दो मत की बात ही नहीं है। मैं जबलपुर से कोटा में 10 साल के आसपास काम किए हैं। अच्छा। हाँ, उसके बाद मेरा कर्मस्थली था मुरादाबाद। अच्छा। तो यहाँ भी मैंने 7 साल के आसपास काम किए हैं। उसके बाद मेरा यहाँ जो आसपास के जितने भी एरिया हैं, लगभग 80 किलोमीटर के आसपास रेडियस, आपके बिजनौर, संबल, रामपुर, चदोसी, काशीपुर, यहाँ से काफ़ी अनुभव था। और बच्चों को एक ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स और स्कूल के प्रिंसिपल से हम लोग मिले। इनके बच्चे आउट ऑफ सिटी बहुत ज़्यादा माइग्रेट कर रहे थे, और उसके बाद जब वहाँ से आते थे तो बच्चे पीजी में रहते थे। बहुत सारी चीज़ों को हमने जब अध्ययन किया तो हमको ऐसा लगा कि बच्चों को अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए, और आईआईटी और नीट जैसे जो बहुत प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, जिनकी वर्ल्ड में रैंकिंग आती है, तो उसके लिए एक जो इन्वायरमेंट चाहिए, मम्मी पापा का साथ चाहिए आसपास, तो वो सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि यहाँ अभी बहुत ज़्यादा वैक्यूम है और काम करने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ अपना बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ करना चाहिए। अच्छा सर, जैसे अभी आपने नाम लिया आईआईटी और नीट का, तो सर ये थोड़ा सा समझाइए कि ये होते क्या हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं कि भाई आईआईटी और नीट जो है ये एग्ज़ाम, मतलब ये होता क्या है बेसिकली, मतलब जो पेरेंट्स को अगर हम समझाएं, क्योंकि बच्चे तो समझे हुए हैं ही, लेकिन माँ बाप ज़्यादा समझ जाएँ, क्योंकि मम्मी पापा ज़्यादा कन्फ्यूज़ड है। और जैसा भी आपने बात कही कि बच्चों को बाहर पढ़ने भेजते हैं तो उसके बाद उनको पीजी की सुविधा अच्छी नहीं मिलती, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे बच्चे साइकोलॉजिकली रूप से डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे की अलग अलग एंगल से अगर देखा जाए तो बच्चों में बहुत सारी एंजाइटी डेवलप हो रही है। तो उन सब चीज़ों को जो मद्देनज़र जैसे आपने बात करी, तो उन चीज़ों को देखते हुए जैसे कि मम्मी पापा का साथ रहे और मम्मी पापा के साथ में रह के बच्चे पढ़ें, तो जो आपका इनिशिएटिव है वो तो है ही बहुत कमांडेबल, बहुत अच्छी चीज़ है। तो सर, लेकिन मम्मी पापा भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ड है कि भाई ये आईआईटी और नीट होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतभेद हैं। तो सर थोड़ा समझाइए उस चीज़। नहीं, पहले मैं, और एक चीज़ और सर, इसमें जो है किस एज ग्रुप का बच्चा आता है? हाँ, स्टेप वाइज आता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको आईआईटी नीट के बारे में बता दूँ। तो ये 11 से सभी सब्जेक्ट डिसाइड होते हैं एक्चुअली। तो आईआईटी तो लगभग पेरेंट्स को सब पता है, बहुत प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, बहुत टफ एग्ज़ाम है। इसकी यदि हम देखें
तो इंडिया में तो है ही नंबर 1 एग्ज़ाम, इसको वर्ल्ड लेवल में भी नंबर 1 कहा जाता है। वो अलग आईआईटी को एक्चुअली वो अलग बात है कि रैंकिंग किस में आती है, लेकिन यदि ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें हम आईआईटी की एग्ज़ाम की, तो इसकी वर्ल्ड में क्वेश्चंस जो आते हैं हर बार पैटर्न चेंज करना। आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता होगा कि कौन सा पैटर्न आ जाएगा क्या, केवल जो आईआईटी जेईई एडवांस की एग्ज़ाम होती है। और नीट तो सबको पता ही है कि वो मेडिकल की प्रिपरेशन होती है, पहले एम्स और स्टेट पीएमटी अलग अलग होते थे। अब इन्होंने क्या किया है 2019-2018 से कि जो एम्स की पेपर अलग होते थे उसको भी, और जितने भी स्टेट पीएमटी होते थे उनको सब मर्ज करके नीट का एग्ज़ाम दे दिया गया है, जो कि एनटीए कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नीट का पेपर कंडक्ट। अब उसमें सभी स्टेट वाइज जो रैंकिंग आते हैं, पहले एम्स के बाद 85% जो स्टेट कोटा अपना रिजर्वेशन होता है उसमें, और जो 15% का जो ऑल इंडिया कोटा है हर स्टेट का, जैसे यूपी का बच्चा यदि वेस्ट बंगाल में जाना चाहता है तो वहाँ उसको 15% रिजर्वेशन मिलेगा, या एमपी के किसी मेडिकल। अच्छा, मतलब किसी अगर अलग रेंज में अलग किसी स्टेट में जाना चाहता है तो वहाँ उसको कोटा मिलता है 15% का। हाँ, अदर स्टेट के लिए वो 15% का है। अब दूसरी बात हम आपके आते हैं कि ये जो एज ग्रुप वाला बच्चा, तो अर्ली एडमिशन एक्चुअली 6 क्लास से चालू हो जाता है। जी, तो 6 क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास, लगभग ये जो 5 ईयर का प्रोग्राम होता है। तो इसमें सर क्या है कि बच्चा डिसाइडेड नहीं रहता है कि उसको नीट में जाना है या इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल में जाना है, या उसको एक कॉमर्स लेना है या फिर ह्यूमैनिटीज़ लेना है। यहाँ का जो कल्चर है, मैंने देखा है कि लोग 90% लेके आते हैं या 98% लेके आते हैं। तो यदि बच्चा का मन ह्यूमैनिटीज़ में जाने का है तो नहीं, पेरेंट्स का प्रेशर रहता है कि भैया आपको आईआईटी करनी है या नीट कर लो। मतलब ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स रहते हैं जो प्रेशर क्रिएट हो जाता है किसी कारणवश, या किसी के यहाँ कोई डॉक्टर हैं तो उनका मन रहता है कि हाँ डॉक्टर बने, इंजीनियर है तो इंजीनियर बने, लॉयर हैं तो लॉयर बने। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिंक रहता है, और वैसे इन्वायरमेंट रहते हैं घर के, तो कुछ लोग डिसाइड भी हो जाते हैं, उसी में जाते हैं, और कुछ लोग अपना फील्ड चेंज कर लेते हैं। अपने बच्चे की छिपी क्षमता को अनलॉक करें ब्रेन स्टिमुलेशन वर्कशॉप के साथ। आज ही फ्री काउंसलिंग के लिए कॉल करें। अच्छा सर, जैसे आपने कहा 6 क्लास से बच्चा इसमें आ जाता है, इसमें एक्चुअली हम लोग क्या वर्क करते हैं कि जैसे 11th क्लास के बाद सब्जेक्ट चेंज होता है, तो 6 से जो 10th क्लास का क्लास रहता है सब्जेक्ट, उसमें क्या रहता है, सभी कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वो साइंस सब्जेक्ट के नाम पे जाना जाता है। एसएसटी जिसके अंदर ह्यूमैनिटीज़, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जिसको एसएसटी के नाम से जाना जाता है, एक इंग्लिश भी रहता है, और उसके बाद मैथ्स, और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हम लोग जो ऐड करवाते हैं वो मेंटल एबिलिटी रहता है। अब हमें पता नहीं कि बच्चा हो सकता है आईआईटी भी कर रहा है, आईआईटी के बाद उसका माइंड मेकअप हो गया कि वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है। तो जो 6 क्लास से 10th तक का फाउंडेशन होता है वो आप समझ लीजिए कि बिल्डिंग के पिलर के समान काम करते हैं। उसमें पूरी तरह मतलब सभी सब्जेक्ट के डेवलपमेंट हो जाते हैं बच्चे। लेकिन सर जैसे 6 क्लास में बच्चा अपनी पढ़ाई कर रहा होता है, तो वो क्या आपकी जो तैयारी होती है, जो आप पढ़ाई करवाते हैं, वो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है? नहीं, सिलेबस सर सबका डिसाइडेड रहता है। कुछ पेरेंट्स को गलत फहमी ये हो जाता है कि बच्चा कोचिंग जाएगा तो हमारा ओवरलोड हो जाएगा बच्चों में, है ना। तो मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों का जो सिस्टम है, हम लोगों के पास सभी स्कूल्स के बच्चे आते हैं। ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक स्कूल का बच्चा है। यहाँ जितने मुरादाबाद में लगभग आई थिंक अब तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, 76 स्कूल के आसपास, बहुत और भी ज़्यादा हैं जो आसपास के, तो सभी स्कूल्स के बच्चे आते हैं। तो हम लोगों का जो सिलेबस रहता है वीक में 3 to 4 डेज़ रहते हैं, और उसमें पूरा कॉन्सेप्ट पे वर्क होता है ताकि बच्चों को स्कूल में जाएं तो उनका एज रिवीजन हो। हमारे यहाँ का सिलेबस आगे रहता है तो बच्चे को एकदम ओवरलोड नहीं रहता है। और उसी हिसाब से खेल खेल में बच्चों को समझ लीजिए
कि हम लोग कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं, कुछ अप्लाइड पोर्शन सिखा देते हैं, तो इससे बच्चे को मतलब हंसते खेलते उसको पता चलने लगता है कि अच्छा ये एग्ज़ाम है। अच्छा, क्या टाइम देना पड़ता है सर उसको अंदाज़न? नहीं, इवनिंग में तो जो हम लोगों का टाइम मतलब उसको 2-3 घंटे बच्चा आए, मतलब हाँ 3 घंटा सफिशियंट रहता है, क्योंकि बच्चों का जो ये ब्रेन रहता है वो प्लेन पेपर की तरह रहता है। तो जो छोटे बच्चे रहते हैं उनकी कैचिंग पावर ज़बरदस्त होती है एकदम। तो उसमें क्या है कि यदि छोटे बच्चे का जो रिदम होता है वो कॉन्सेप्ट वाइज बहुत स्ट्रांग होते हैं। अच्छा सर, अभी आपने जैसे वो नाम लिया मेंटल हेल्थ, मेंटल एबिलिटी, तो इसमें क्या सर करवाते हैं आप मेंटल एबिलिटी में? मेंटल एबिलिटी में सर बहुत सारे चीज़ें हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे आपका कोई बच्चा है, आप बहुत सारी संस्कार देते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं। जीवन में, लाइफ में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो आप ना तो आप पूरा कर सकते हैं ना तो मैं पूरा कर सकता हूँ। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, यूपीएससी ने भी सब चेंजेस किए हैं। यही सब चीज़ों को देख के बहुत सारे यहाँ आपके इंडिया गेट के आसपास सुने रहे होंगे कि जो ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे हैं बहुत हड़ताल किए थे कि मेंटल एबिलिटी यूपीएससी से हटाया जाए। तो उसका रीज़न ये है कि सर आप लाइफ में ऐसे बहुत सारे चीज़ें आते हैं जो अनएक्सपेक्टेड आ जाते हैं, डिसाइड करना पड़ता है और उसके लिए बहुत कम टाइम रहते हैं। तो उसके लिए मेंटल एबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, जैसे डाइस के प्रॉब्लम हैं और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं कि एकदम आपको आते हुए हैं, बस विद इन टाइम में करना है। तो वो एक मेंटल एबिलिटी है। उसमें जितने भी आप ये समझ लीजिए सिंपल शब्दों में कि क्लास 5th से लगभग चालू हो जाते हैं। 5th से लेके 10th तक का जो मैथ्स का होल सिलेबस होता है, जो हम लोग सिलेबस में कवर नहीं कर पाते हैं, वो सब मेंटल एबिलिटी में आ जाता है। अपने बच्चे के लर्निंग एंड एक्वायरिंग मेथड का पता लगाएं मल्टीपल इंटेलिजेंस एनालिसिस रिपोर्ट के द्वारा। आज ही फ्री काउंसलिंग के लिए कॉल करें। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था कि बच्चे बाहर जाते हैं, है ना, और पीजी में, तो मैं इसमें ये बोलूँगा कि जैसे बच्चे 10th तक यहाँ रहते हैं अपने माँ बाप के साथ, 11th के बाद जो हमारे बच्चे हैं वो अचानक से बाहर चले जाते हैं, तो जो केयर होता है ना, अब पता नहीं रहता है कि वहाँ क्लासेस 8 बजे से चलेंगे या इवनिंग 3 o'clock से चलेंगे, तो जो बच्चे का रख रखाव होता है वो दूसरे के हाथ में चला जाता है। तो मैं तो इसको कहूँगा कि जो हमारे 4 पिलर्स हैं, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में बेस्ट फैकल्टी, एक हमारा बेस्ट मैनेजमेंट और एक मम्मी पापा और एक बच्चा खुद में एक पिलर होता है। तो ये हमारे 4 पिलर होते हैं। अब आप समझ लीजिए 4 पिलर में एक भी कमी हुआ तो आप समझ लीजिए कि बिल्डिंग का क्या स्ट्रक्चर होगा। तो उसमें क्या है कि जो बच्चे होते हैं, यहाँ कोई बच्चा भूखा चला जाए, छोटी सी बात बोलूँगा, तो माँ बाप पूरा अपने काम को छोड़ के खाना पहुंचाने आते हैं। कभी बच्चा स्ट्रेस में आता है, उसको तुरंत इमीडिएटली हमारे पास संपर्क कर लेते हैं कि कौन से फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, क्या बात है, बच्चा बहुत, तो उसको मिल के एकदम दूर कर देते हैं। इतना सिस्टमेटिक पढ़ाई होता है। और वहाँ पे पीजी वगैरह में बच्चा अकेले ही रह जाता है, किसी से डिस्कस नहीं कर पाता। उसमें क्या है ना, जैसे टेस्ट भी होते हैं, इतने सारे टेस्ट हैं, बच्चा कंटिन्यूअस टेस्ट में भी यदि कम परफॉर्म कर रहा है तो वहाँ क्या है, मोटिवेट करने वाले नहीं हैं। आप माँ बाप को केवल फ़ोन में बात कर सकते हैं, बच्चा अंदर ही अंदर डिप्रेस होता रहता है। तो यदि वो बेस्ट परफॉर्मर भी रहता है तो वो केवल और केवल अपने परफॉर्मेंस के कारण पीछे रह जाता है बच्चा। तो इसलिए हम लोग जो को क्या है यहाँ आसपास जो जैसे मम्मी पापा रहते हैं, तो उनके साथ मिल के पेरेंट्स टीचर मीटिंग करके समय में ही वो सब चीज़ें रिजोल्यूशन कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। नहीं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर। अच्छा सर, जैसे लॉकडाउन के दौरान आपने बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव शायद कुछ ऑनलाइन क्लासेस का लिया, तो वो क्या चीज़ है सर? सर एक्चुअली अब ये तो क्योंकि ऑनलाइन तो सर मेरा क्वेश्चन इस बारे पूछा मैंने, क्योंकि ऑनलाइन तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं क्लासेस, है ना, तो उसमें मतलब आपको हम कहाँ से डिफ़र माने, मतलब हमारी जो पेरेंट्स हैं वो ये कैसे समझें कि भाई प्रोटॉन क्लासेस जो ऑनलाइन दे रहा है वो कैसे डिफ़र है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा ही रही है। मैं अब एक्चुअली इसमें छोटा सा एग्जांपल लूँगा। जैसे ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी तैयार हुए हैं, ठीक है,
ये पहले इनका यदि हम बैकग्राउंड देखें, हमको ये देखना पड़ेगा, ये जितने भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म तैयार हुए हैं ऑनलाइन में, इनका यदि आप बैकग्राउंड देखेंगे तो इनका प्रिपरेशन कहाँ से हुआ है चालू? इनिशिएटिव ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से। सिविल सर्विसेज की तैयारी करवा रहे थे, उसमें भी प्रीलिम्स की तैयारी करवा रहे थे, एसएससी की तैयारी करवा रहे थे, हिस्ट्री की तैयारी करवा रहे थे, बैंक पीओ की तैयारी करवा रहे थे। तो इन सब चीज़ों में सर जो क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें सर कोई कंसेप्चुअल पार्ट नहीं होता है। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, ठीक, आप उसमें डिबेट नहीं कर सकते हैं कि गांधी जी को ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, सुभाष चंद्र बोस जी को ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। तो जो हिस्ट्री और जो पास्ट के आपके इकोनॉमिक्स हैं, जो रिफॉर्म हो चुके हैं, उसमें कुछ ऐसा डिस्कशन करने के लिए रहता नहीं है ना। जो हैं एक्ट बन चुके हैं, उसमें आप अपना कुछ सोच भी लेंगे तो आप ऐड नहीं कर सकते हैं, है ना। वो सब चीज़ें एज इट इज हैं, तो उसको आपको पढ़ के आंसर क्वेश्चन करने हैं कि भैया ठीक है, गंगा नदी का उद्गम गोमुख से हुआ तो हुआ, ठीक है, आप उसमें ये ऐड नहीं कर सकते कि क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ। सही बात है। तो इस कारण ये जो प्लेटफॉर्म है ये तो बहुत सक्सेस हो गया। लेकिन अभी जो करंट हम 1 से 2 साल पहले जाएंगे तो साइंस में भी इन्होंने आजमाया कि IIT, नीट, और ये लॉकडाउन में चला भी बूम पे, अभी भी है। लेकिन इसमें सर बच्चे को क्या है, एकदम जो क्लासेस है वो इंटरेक्टिव क्लास चाहिए। सब चीज़ें यूट्यूब में चल रहा है, 1,000 बच्चे ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये जो चीज़ें हैं, फिजिक्स का कोई क्वेश्चन लगा रहा है रोटेशन का, है ना। अब उसके दिमाग में आया सर इसमें यदि हम बैलेंस नहीं करेंगे या कांस्टेंट फोर्स लगा हुआ है या कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको टाइप करेंगे जी, जबकि बोलना बहुत है और टाइप सटीक भाषा में करेंगे। अब बच्चे को जो क्वेश्चंस पूछने हैं वो तो टाइप कर रहा है। तो चीज़ें क्या है, हम लोग डायरेक्ट एकदम जो इंटरेक्टिव क्लास होता था तो यहीं हम लोग आगे हो गए। हमारे जो क्लास होते थे बैच स्ट्रेंथ 30-20 का बैच स्ट्रेंथ रहता था, बाई फेस बाई नेम, एकदम क्लास की तरह चलता था। अब ये समझ लीजिए कि हम लोगों का क्लास चल रहा था, बस प्रेजेंस में नहीं है, बाकी बातें भी चल रही हैं, क्वेश्चन बच्चे डाउट भी पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार समझ लीजिए हम लोगों का जो ऑनलाइन क्लास है वो बहुत आगे निकल गया। और जो ऑनलाइन वाले हैं, अभी मेरे पास बता रहा हूँ, अभी 12th का बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें बहुत सारे जो इंटेलिजेंट बच्चे थे जिनको हमने 8th 9th 10th में तैयार किए हुए थे, वो किसी कारणवश या गलत फहमी में आके या कभी दोस्तों के या बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट के कारण बच्चे भाग गए थे। अभी 2 महीने 3 महीने 4 महीने अभी मेरे पास 12th में आए हैं। उनको समझ लीजिए पूरा बैकअप कंप्लीट करवाने में मुझे जो फेस करने पड़ रहे हैं, इतने अच्छे बच्चे थे कि मैं क्या बताऊं। उसके पहले जो हमारे साथ एवरेज बच्चे जुड़े थे वो कहीं आगे निकल चुके हैं जी। अब आजकल सर इतना अट्रैक्ट कर रहे हैं, फ्री में क्लासेस, बहुत कम चीज़ें, तो आप लेके देख सकते हैं, वो ऐसी बात नहीं है। लेकिन साइंस के लिए एक ऑफलाइन क्लासेस बहुत ज़रूरी होता है और आपके घर के पास जो चीज़ें हों तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है। नहीं, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बताई, वो 4 पिलर जो है, जो मम्मी पापा मेन पिलर है, वो कहीं ना कहीं बाहर जब बच्चे जा रहा है वो मिस हो रहा है। सर मैं क्या बताऊं, अभी आप देखेंगे ये शायद निकल गया है, ये IIT कानपुर के स्टैटिक डेटा में था कि जो अब मैक्सिमम बच्चे आ रहे हैं, चीज़ें बहुत डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है। मतलब IIT में भी समझ लीजिए SC वर्मा साहब ने जो इनिशिएटिव लिया था कि IIT में आप केवल 2 ही अटेम्प्ट दे सकेंगे बच्चे, एक 12th के साथ और एक 12th बाद के बाद, बस 2 अटेम्प्ट के अलावा आप तीसरे अटेम्प्ट नहीं दे सकते हैं। रीजन वही है कि बच्चा अर्ली प्रिपरेशन चालू कर देते हैं 6th 7th 8th से। तो आप IIT में भी देखेंगे कि लगभग मैं बता रहा हूँ 80 to 90% अप्रॉक्सीमेट बच्चे ऐसे हैं जो फ्रेश 12th का पेपर देते हैं और उसी साल एग्ज़ाम क्वालिफाई करके चले जाते हैं। और यही आजकल अभी लास्ट 3-4 ईयर से देखे हैं कि UPSC में भी IIT और एम्स जैसे इंस्टीट्यूट के बच्चे तहलका मचा रहे हैं। रीज़न वही है कि इनका जो
दिमाग तैयार किया है बाई कंसेप्चुअल। अब इन बच्चों को आईआईटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आईआईटी के बाद ये बच्चा डॉक्टर की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, एक बहुत लायर भी बन सकते हैं, मतलब कुछ भी करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि ये ऐसे प्रिपरेशन करके जा चुके हैं, मतलब ऑलराउंडर बन जाता बच्चा, ऑलराउंडर बन सकता है ये। हाँ, ये आप बोल सकते हैं ऑलराउंडर बन सकते हैं। तो इसलिए जो आईआईटी का क्रेज है वो अभी भी कोई नहीं बीट कर पाया है, क्योंकि इसमें से बच्चे जो निकलते हैं अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहें वो भी बन सकते हैं। ये तो बहुत मतलब स्किल्ड बच्चे होते हैं। अच्छा सर, जैसे एक मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा था कि आईआईटी और ट्रिपल आईआईटी होता ना, जैसे ट्रिपल आईआईटी, ये क्या डिफरेंस होता था, इसमें क्या है? नहीं, आईआईटी तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गए, इसके अभी 22 इंडिया में कॉलेज हो गए हैं। पहले 7 होते थे, फिर 8 होते, फिर बीच में बढ़े 12, 14 करके अभी 22 हो गए हैं। ट्रिपल आईआईटी है इंफॉर्मेशन जो आईटी के लिए स्पेशली हैं। हाँ, पेपर एक ही होता है, जेई मेन का पेपर होता है। तो जो मैं बस इसमें डिटेल ये बताऊंगा कि आईआईटी और जेई मेन होता है एडवांस। तो जो जेई मेन क्वालिफाई करते हैं, जिनका सपोज दैट आईआईटी में अच्छा रैंक नहीं आया, अब उसका माने कि हमको आईटी में जाना है, तो यदि उसको कंप्यूटर आईआईटी में अच्छा ब्रांच नहीं मिल पाता है या रैंक बहुत पीछे आ गया है, तो वो ट्रिपल आईटी में भी जा सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो आईटी का फील्ड है। तो आईआईटी में अच्छा रैंक नहीं आया जेई एडवांस में, तो हाँ, सिंपल यही, बस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर जाना है, मतलब रैंक में अगर फर्क है तो हाँ, आप आईटी में जा सकते हैं। आईटी में कंप्यूटर साइंस में जिनका बहुत इंटरेस्ट है, भाई अब किसी बच्चे को प्री डिसाइडेड है कि मुझे कंप्यूटर साइंस ही करना है ना, अब उसका मान लीजिए आईआईटी में इत्तेफाक से नहीं मिल पाया, या जेई मेन में भी अच्छा टॉप एनआईटी कॉलेज नहीं मिल पाते हैं, तो यदि मिल रहा है उसका मान है कि मुझे आईटी में ही जाना है, तो आप ट्रिपल आईआईटी से भी कर सकते हैं। अच्छा सर, उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि 2 अटेम्प्ट के बाद आईआईटी का अटेम्प्ट नहीं दे सकते, तो वो बच्चे बेचारे नहीं आ पाते, कुछ ऐसे बच्चे, और लेकिन मेहनत तो बहुत करी उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं, और उनके माँ बाप भी कहीं ना कहीं उनको पेरेंट्स कहने लगते हैं कि भाई यार हमने तो बहुत पैसा खर्च कर दिया, कहीं अंदर इनसिक्योरनेस आती है कि यार पैसा भी खर्च करा, सब करा, तब भी तुम नहीं आए, तो वो बच्चे बड़े डिप्रेस हो जाते हैं। तो उनको निकालने के लिए भी कुछ करते हैं आप उन डिप्रेशन? नहीं, प्रेशर क्या है, मैं पेरेंट्स से तो ये बोलना चाहूँगा कि एक इस फील्ड में एजुकेशन ही ऐसा चीज़ है जो एसेट कह सकते हैं। सफलता मिले या ना मिले वो आपका एसेट है। अब बच्चे तो इसमें लगभग अब इसी बार, पहले तो अच्छा क्रेज था, लगभग 16 लाख के आसपास बच्चे अपीयर होते थे जेई मेन में। अभी इस बार लगभग 11-12 लाख के आसपास अप्रॉक्सीमेट अपीयर हुए हैं। और इस बार यदि हम देखेंगे 2021 की काउंसलिंग में, तो आईआईटी में टोटल सीट फिलिंग हुए हैं 16,005 सीटें। तो कहीं ना कहीं आप, ऐसा तो नहीं है कि 11 लाख बच्चे हैं तो 11 अपीयर हो जाएंगे, तो बहुत अच्छे कॉलेजेस भी हैं, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बहुत अच्छा प्रिपरेशन, मतलब पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि भाई बच्चे ने मेहनत तो करी और उसको एसेट के रूप में वो उन्होंने करा, एसेट का बहुत, और बच्चों को भी समझाएं कि बच्चे अगर नहीं आ पाए, नहीं क्वालिफाइड कर पाए, तो जिंदगी तो भी बाकी है। एकदम अभी स्टेट के कॉलेज हैं, बिट्स जैसे कॉलेज हैं, और उसके बावजूद भी हम किसी भी नॉर्मल कॉलेज से भी कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन में आपके इतने सारे एग्जाम हैं, जैसे गेट के पेपर पब्लिक सेक्टर में। फिर आईआईटी ने अब ये भी कर रखा है कि आप ग्रेजुएशन के बाद भी एंट्री कर सकते हैं आईआईटी में, जैसे जैम की प्रिपरेशन जो नॉर्मल बीएससी करते हैं उनके लिए जैम का पेपर होता है, जॉइंट एडमिशन टू एमएससी, उसके थ्रू जा सकते हैं। कुछ बच्चे गेट के थ्रू एमटेक कर सकते हैं, कहीं से बीटेक कर लिए हैं। उसके बाद कुछ बच्चे और फील्ड में जाना चाहते हैं, तो बहुत सारे कॉलेज हैं जो आप एक इसमें 12th में नहीं निकाल पाते हैं, तो ग्रेजुएशन आपका एक दूसरा फिल्टर बचता है। वहाँ के बाद आप पीएचडी भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब स्कोप बहुत है, बट हमको डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें एकदम फील्ड ऐसा है, सुनहरा फील्ड है। मतलब बहुत आप, मुझे तो एक बात बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा कि जो नॉलेज है वो एक एसेट है। एसेट है एकदम। ये ऐसा ये कभी आपका बना दिया, मतलब
धन छीन सकती है, सब कुछ छीन सकती है, लेकिन नॉलेज आपका कभी भी नहीं छीन सकता तो बच्चे जो अगर नहीं आ पा रहे हैं, नहीं कुछ कर उसमें आए, तो ज़िंदगी अभी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है ना? बहुत तो कुछ है उसको ऐसे, तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से इस चीज़ को समझे। सर ने कितनी अच्छी बात कही कि जो बच्चे किसी कारणवश किसी भी कारणवश की कोई अटैम्प्ट नहीं निकाल पाए, तो उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और उनको पेरेंट्स को भी ये देना है उनको कि निराश ना हो, उनके साथ पूरा उनके मतलब लग के उनके साथ काम करें, क्योंकि एक ऐसा एसेट आपने तैयार कर दिया है, आप पेरेंट्स ने एक ऐसा एसेट तैयार कर दिया है जो बच्चे को भविष्य में कहीं ना कहीं एक अच्छी दिशा में लेके ही जाएगा। अच्छा सर, जैसे हम इतनी सारी बात कर रहे हैं ये सब IIT नेट इन सब चीज़ों पे, बहुत सारे लोग इन्हीं पे बात ज़्यादातर चर्चा करते हैं, तो सर मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, कुछ बच्चों का इंटरेस्ट जैसे आर्ट्स फील्ड में होता है, बहुत अच्छी उनकी क्रिएटिविटी होती है, बहुत अच्छी आर्ट्स होती है, तो वो IIT इन सब के लिए तो बने ही नहीं उनको, क्योंकि उनको तो हमें जिस चीज़ के लिए बने उसी में उनको आगे बढ़ना भी चाहिए, तो सर उनको कौन सी दिशा चूज़ करनी चाहिए? एक्चुअली मैं इसीलिए आपको बोला था कि जो क्लास 6 से लेके 10th तक होते हैं, मैं उसको फिर से रिपीट करूँगा, ये हमारे पिलर हैं, 4 पिलर, और इसको आप ये कह सकते हैं कि 10th में बच्चा, सपोज दैट हमको किसी बच्चे का ह्यूमैनिटीज़ में जाने का मन है, आर्ट साइड में, है ना, तो 6, 7th, 8th, 9th, 10th जो होता है, ये समझ लीजिए बेसिक नीड है। आप एक UPSC का भी प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें साइंस, जनरल साइंस, जो कि हमको 6 से लेके 10th तक की साइंस की क्वेश्चंस पूछते हैं, तो अब सपोज दैट बच्चा 11th के बाद ही डिसाइड कर पाता है, तो हम लोग जो अर्ली प्रिपरेशन करवाते हैं 6, 7th, 8th, 9th, 10th में, स्पेशली 9th, 10th बहुत फोकस्ड टाइम होता है। 9th, 10th समझ लीजिए, ये समझ लीजिए कि आपने 6, 7th, 8th तो चलिए कि निकाल दिया किसी कारणवश, है ना, लेकिन 9th, 10th में उन बच्चों के लिए स्पेशली कहूँगा कि जो ह्यूमैनिटीज़ में जाने का मन रखते हैं, या नीट में जाने का मन रखते हैं, या कॉमर्स में जाने का मन रखते हैं, तो इनका जो पेपर होता है ह्यूमैनिटीज़ के लिए, एक क्लैट का भी पेपर होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो सुप्रीम कोर्ट कंडक्ट करवाती है। ऑल इंडिया में इसके 22 कॉलेज हैं, जैसे IIT के 22 कॉलेज हैं, वैसे क्लैट के CLAT क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो इन बच्चों के लिए भी आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, पेपर होता है 12th में, तो लगभग जो 200 क्वेश्चंस होते हैं, इनका आप सिलेबस देखेंगे तो 8th, 9th, 10th का एक मेंटल एबिलिटी मैथ्स पोर्शन आता है, तो 8th, 9th, 10th का जो मैथ्स और मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन होता है वो आता है। फिर 50 क्वेश्चंस जो जनरल साइंस और इनके SST के होते हैं, 8th, 9th, 10th का साइंस और SST उससे पूछ लिया जाता है। लगभग अप्रॉक्सीमेट 50 क्वेश्चंस के आसपास इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछते हैं, वो भी आपके ग्रामर कंप्रहेंशन जो 8th, 9th, 10th में तैयार करवाया जाता है। तो ये हमारे जो एक ह्यूमैनिटीज़ में क्लैट हो गया, और उसके लिए जो CA कॉमर्स में जो जाना चाहते हैं उनका पेपर एक CPT होता है, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिससे बच्चे CA में दाखिला लेते हैं, तो उनका भी सेम पेपर होता है। बस क्या है कि 50 क्वेश्चंस इसमें लीगल के आ जाते हैं, और 50 क्वेश्चंस उसमें जो CPT का पेपर होता है उसमें बैंकिंग और अकाउंटिंग से रिलेटेड आ जाते हैं, जो कि वो आपके 11th, 12th में पढ़ाया जाता है, उससे कवर हो जाता है। लेकिन यदि हम 75% पोर्शन देखें उस टेस्ट का, क्लैट और CPT का, तो 75% सिलेबस आपके 8th, 9th, 10th से डेवलप होता है। अच्छा, मतलब मेन क्लासेस 8, 9, 10 ही है बच्चे को, उसकी कोई भी पिलर फाउंडेशन या जो भी है। आपको 10th के बाद ये डिसाइड नहीं करना पड़ेगा कि 10th में आपका बच्चा 99% लेके आया है, और आप बच्चे को ज़बरदस्ती प्रेशर बना रहे हैं कि बच्चा आपको IIT की लिए प्रिपरेशन करने हैं या डॉक्टर के लिए प्रिपरेशन करनी है। अब बच्चे का मन है कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ में जाना है, तो आपको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें बच्चे ऑलराउंडर हो जाते हैं, इतने डायनेमिक हो जाते हैं कि मैं क्या बताऊं। SST भी बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, साइंस भी बहुत इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, और इन्हीं बच्चे यहीं से तैयारी होती है KVPY की। अच्छा, हाँ, जो कि इस बार हम लोग यहाँ रैंक भी बहुत अच्छा आया। अच्छा, क्या सर? जैसे हाँ, जैसे अभी KVPY में ही 473 रैंक आया है हमारे। 473? हाँ, ऑल इंडिया रैंकिंग। अब इसमें भी बहुत सारे बच्चे अपीयर होते हैं। मतलब सर मुरादाबाद में इतनी रैंक में कोई बच्चा, मतलब आपके? हाँ, KVPY में यदि देखा जाए तो अभी मेरे नॉलेज में जो है 11th में अभी तक कोई ऐसा नहीं है, मेरी नॉलेज में हो सकते होंगे, लेकिन अभी तक जो
5-7 साल के उसमें किया है। 11th में एक्चुअली बच्चे निकाल ही नहीं पाते हैं। हाँ, तो वो आपका स्टूडेंट है? हाँ। तो वो सर कब से पढ़ रहा है आपके पास? वो हमारे पास 10th के बाद ही, जैसे ही लगभग 20 या 22 मार्च से लॉकडाउन चालू हुआ था, तब से यहाँ हमारे यहाँ एडमिशन तो पहले से ही ले चुके थे। मतलब ऑनलाइन क्लासेस हाँ। के जो आपका ऑनलाइन इंटरेक्शन से निकाल दिया हो ये चीज़? जी ऑनलाइन। अब मेरे पास ये था कि लॉकडाउन हो गया था, अब लोग दुनिया लगे हुए थे भैया ऑनलाइन। मैंने क्या किया, प्रिंटिंग निकालते थे, पैकेज के जितने भी स्टडी मटेरियल होते थे उनको बच्चों के घरों में पहुंचवा देता था ड्यूरेशन लॉकडाउन। अच्छा, ताकि बच्चों को इतना स्ट्रेस ना हो कि बच्चा 6-6 घंटे मेरे यहाँ क्लासेस कर रहे थे, 2 घंटा मॉर्निंग, 2 घंटा दोपहर, 2 घंटा इवनिंग। अब पता चले कुछ लोगों ने क्या करता था कि PDF से ही भेज देते थे, तो पढ़ाई भी उनको PDF से करनी है। मैं क्या करता था कि स्टडी मटेरियल ही उनके घर में पहुंचवा देता था। कभी नहीं आते थे, मैं खुद चला जाता था पहुंचाने। हाँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती थी, है ना। तो बच्चों ने उसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया और यही कारण रहा कि हमने विदिन 6 मंथ के ही अंदर सलेबस को बहुत स्मार्ट तरीके से बिना स्ट्रेस के बच्चों के ऊपर, मतलब 6 मंथ में 11th का सलेबस पूरा ओवर करवा के इतना बेस्ट रिजल्ट दिए हैं KVPY में। तो मतलब सर आप मतलब खुद ही मतलब पेपर दियाते थे बच्चों को सारा सिलेबस? सर देखिए, बच्चा मेरे हिसाब से, यदि हम दूसरी भाषा में कहें, ये तो एक अपना प्रोफेशनल हो गया कि हम फाउंडर हैं, ये हैं, वो हैं, हम नहीं जाएंगे पेरेंट्स के यहाँ। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक देशभक्ति में आता है कि हमको पता नहीं हमारा बच्चा कल रैंक 1 लेके आता है, कल वो क्या बनता है, तो एटलीस्ट हमको जो चीज़ें हम सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं उसमें पूरी शिद्दत से करनी चाहिए, ताकि बच्चा डिस्टरबेंस ना हो, उसका कैरियर किसी तरह चौपट ना हो। हमको मतलब ये काम नहीं करना चाहिए। तो यही मेरा उद्देश्य था। मैंने इवन रामपुर तक जा के बच्चों को, समझ लीजिए, वहाँ भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाए हैं। कभी तो लॉकडाउन में एक आध बार ऐसा हुआ है मेरे से कि गाड़ी जब्त हो गई थी, तो मैंने साइकिल में भी जाके दिए हैं इवनिंग में, जब लॉकडाउन छूटती थी। तो चीज़ों को मैंने कहीं से कोई कमी नहीं। तो इसी प्रकार, हालांकि कुछ लोगों ने बाद में ज्ञान खुला, मैं तो पूरे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक ये सब चीज़ें डे 1 से ही काम करना चालू कर दिया था। लोगों को बाद में पता चला तो फिर उन्होंने ये तरीका अपनाया और ये बहुत सक्सेसफुल था। अपने खुशी के पल को और भी यादगार बनाएं पर्सनलाइज गिफ्टिंग के साथ। ऑर्डर के लिए आज ही कॉल करें। अच्छा सर, जैसे कोई आपके इंस्टीट्यूट पे आना चाहे, आपका एडमिशन लेना चाहे, तो सबसे पहले तो पेरेंट्स क्या काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं, समझने के लिए आ सकते हैं? नहीं, एकदम। और मैं इसका तो मतलब बिना किसी चार्ज के? नहीं सर, एकदम मतलब पहले पेरेंट्स आके समझ लें। नहीं, मैं तो पेरेंट्स से, सभी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पेरेंट्स कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, वो एक बार विजिट ज़रूर करें प्रोटॉन, और उनको बहुत अच्छे तरीके से, स्मार्ट तरीके से समझाया जाता है चीज़ों को। मेरे यहाँ ऐसे भी बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी टच में हैं जिनके बच्चे इधर उधर चले गए हैं। तो हम लोगों का ये कोई मतलब नहीं रहता है कि कोई कहाँ पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, बट वो बच्चा, उसका सर जो टाइम होता है ना, टाइम की सबसे बड़ी वैल्यू होती है। क्योंकि एक बार यदि आपने 11th और 12th किसी गलती के या किसी कारणवश या किसी ताम झाम में या कहीं कुछ देख के गलत डिसीजन ले लिए किसी पैसे की वजह से, या कभी कभी ऐसा भी होता है, मेरे यहाँ बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बाहर मुरादाबाद से बाहर 4-4 लाख 5-5 लाख फीस डिपॉजिट किए हैं, उसके बावजूद मेरे यहाँ आए हैं। लेकिन ऐसे पेरेंट्स के लिए पैसा मायने नहीं रखता है, वो तो सर हर किसी के लिए कैरियर बच्चे का, क्योंकि एक बार उनका 11th-12th चला गया तो पैसे तो आप कमा सकते हैं, लेकिन टाइम कहाँ से कमाएंगे? बिल्कुल सर, उसका तो टाइम ही निकल जाएगा चीज़ें। तो सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है वो टाइम की वैल्यू होती है। तो उस टाइम के साथ हमें छेड़खान नहीं करनी चाहिए। और मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि कहीं भी जाएँ, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोटॉन में ही एडमिशन लें, एक बार मिलें ज़रूर, बच्चों से रिलेटेड गाइड लें। आपका बच्चा 6th, 7th, 8th में आता है तो मिलते रहें। ज़रूरी नहीं है कि आप एडमिशन करवाएं, घर में ही पढ़ाएं, आप भी पढ़ाते हैं
तो ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ों को सही समय पे जा के काउंसलिंग करते रहने चाहिए जितने भी एक्सपर्ट हैं। अपने यहाँ क्या स्कॉलरशिप का भी प्रोविज़न है सर? हाँ, स्कॉलरशिप का क्या है कि हम लोग जो एडमिशन टेस्ट लेते हैं तो उसमें ये होता है कि कुछ बच्चे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते हैं तो उसको उस हिसाब से बहुत अच्छे से मेहनत किया जाता है। कुछ बच्चे टेस्ट की बेसिस पे बैच डिसाइडेड होते हैं तो उसमें हमको ये लगता है कि हमको बच्चे में और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो जैसा बच्चा है उसके हिसाब से हमको बहुत ज़्यादा, कुछ बच्चे बहुत सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो थोड़े मोड़े हिंट में लेके बहुत आगे निकल जाते हैं। कुछ बच्चों के साथ इतने लाड़ प्यार में पले रहते हैं पेरेंट्स के साथ, तो उन बच्चों के साथ बहुत आगे मेहनत करके। तो सर आपका जो सेंटर है वो मुरादाबाद यूपी में कहाँ पे है? ये हमारा सेंटर पीली कोठी चौराहा में ही है। अच्छा, मुरादाबाद यूपी में जो पीली कोठी चौराहा है वहीं पे ही, सिविल लाइन में एकदम सेंटर पे है मुरादाबाद का। बहुत प्रीम लोकेशन से। जी KFC के ऊपर है। अच्छा, 3rd फ्लोर में। तो सर अगर हम आपका कोई नंबर फ्लैश कर दें, कोई आपसे बात करना चाहे या कोई आपका ऐसा हाँ, हमारा नंबर आप फ्लैश कर सकते हैं। तो उसमें चीज़ें क्या है कि आ सकते हैं बहुत अच्छे से चीज़ें। अच्छा दोस्तों, आपने सुना सर ने कितनी अच्छी बात बताई और कितने अच्छे से समझाया। तो मेरी एक पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि हम शो के माध्यम से जो एक अवेयरनेस का काम कर रहे हैं तो उसका लाभ उठाइए और इतने ज्ञानवान लोग जो हमारे शहर में हैं, जो मुरादाबाद शहर में आ चुके हैं, उनका लाभ लीजिए पूरा। और एक बार कहीं भी पढ़ाएं, कुछ भी करें तो जो ज्ञानवान लोग हैं उनसे मिलें और समझें चीज़ों को। बाकी सर ने जैसे बताया, सर ने अपना एड्रेस भी दिया, आप मिल सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं देना, ये सर ने एक निःशुल्क सेवा रखी है कि पेरेंट्स को समझा पाएँ। और फिर वो बात की चीज़ है कि आप क्या करें क्या ना करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शो को देखा और सर का बहुत बहुत धन्यवाद, सर शो पे आए। थैंक यू सर।